1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होने के बाद गुलाम वंश का जो अगला शासक बनता है उसका नाम आरम शाह होता है। उसका नाम आरम शाह होता है, जो कि ये एक अयोग्य शासक होता है और ये सिर्फ दिल्ली सल्तनत पर 8 माह तक ही शासन कर पाता है और इसकी हत्या 1211 में इल्तुतमिश के द्वारा कर दी जाती है और दिल्ली सल्तनत पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। यानी दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है अब वो किसके हाथों में आ चुका है, तो वो इल्तुतमिश के हाथों में आ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इल्तुतमिश है कौन। तो इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम के साथ साथ दामाद भी है। गुलाम के साथ साथ क्या है, दामाद भी है। और इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है या गुलामों का गुलाम। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश जिसका दास है वो भी किसी ना किसी का दास था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, मोहम्मद गौरी का, और इल्तुतमिश किसका दास था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब बात करते हैं इसके कुछ पृष्ठभूमि पर। जब कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक कराता है और वो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर बनता है यानी संस्थापक बनता है, तो उसकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। कहाँ थी, लाहौर। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है वो राजधानी ट्रांसफर करके दिल्ली लाता है। कहाँ लाता है, दिल्ली लाता है और गुलाम वंश में एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम इल्वरी वंश या शमसी वंश होता है। इल्वरी वंश या शमसी वंश होता है, शमसी वंश होता है। सबसे पहले ये दिल्ली के जितने भी अमीर होते हैं उनका दमन करता है और साथ ही में इसके जितने भी विरोधी होते हैं उनका भी क्या करता है, उनको भी पराजित करता है और अपने साम्राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक रिफॉर्म्स करता है यानी सुधार करता है। समय आता है 1215 का। 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध होता है और तराइन का जो तीसरा युद्ध होता है वो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच होता है। किसके बीच होता है, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच होता है और आखिरकार यल्दौज को भी ये पराजित कर देता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 से 1221 के समय में जलालुद्दीन मानवर्णी भागते हुए दिल्ली की सीमा में इंटर करना चाहता है, लेकिन इल्तुतमिश उसे दिल्ली की सीमा पर ही क्या करता है, रोक देता है। क्यों? क्योंकि इसका पीछा मंगोल जो आक्रांता है वो चंगेज खां कर रहा होता है। अगर चंगेज खां दिल्ली में इंटर करता तो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर देता। अपनी सूझबूझ को दिखाते हुए उसने जलालुद्दीन मानवर्णी को अपने राज्य में इंटर करने नहीं देता है और वहां से वो वापस लौटा देता है। इस प्रकार चंगेज खां भी दिल्ली में इंटर नहीं करता है, इससे दिल्ली क्या होती है, पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। अब 1229 का पीरियड आता है। 1229 में इसे बगदाद के खलीफाओं के द्वारा सुल्तान पद से सुशोभित किया जाता है। यानी दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसको सुल्तान पद की उपाधि मिली थी, तो वो था आपका इल्तुतमिश। और इससे पहले किसको मिली थी, तो वो था मोहम्मद गजनवी को। और जो सुल्तान पद मिलता है इन लोगों को तो इसको बोला जाता है खिल्लत। क्या बोला जाता है, खिल्लत। खिल्लत एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिससे मुसलमान को सुल्तान होने की वैधानिक क्या मिलती है, प्रमाण मिलता है। अपने शासन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें 40 लोगों का एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम होता है तुर्काने चिहलगानी। क्या नाम होता है, तुर्काने चिहलगानी, यानी 40 दासों का समूह। मुद्रा पद्धति को भी सुधारने के लिए इसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी करते हैं जिसमें एक का नाम होता है टांका और एक का नाम होता है जीतर। एक का नाम क्या होता है, जीतर। टांका जो होता है वो चांदी की मुद्रा होती है। क्या होती है, चांदी की मुद्रा होती है, जबकि जीतर पीतल की मुद्रा होती है।
और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण अधूरा होता है उसे भी कंप्लीट कौन कराता है? इल्तुतमिश। फिर 1226 में रणथंभौर का किला कौन जीतता है? इल्तुतमिश। तो रणथंभौर पर किला जीतने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। फिर 1231 में इसने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लेता है। ग्वालियर पर भी अधिकार कर लेता है और जैसे ही ग्वालियर पर अधिकार करता है उसके बाद जो सिक्के जारी करता है उस पर अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का भी क्या होता है? सिग्नेचर होता है, यानी उसका नाम अंकित होता है। इब्न बतूता के अनुसार इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। यह अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां बनवाता है और उनके गले में घंटी लगवा देता है ताकि कोई भी व्यक्ति राजा से या दिल्ली सल्तनत से न्याय मांग सके। समय आता है 1236 का। इसके अलावा इसने इक्ता प्रणाली भी स्टार्ट करता है और नगद वेतन के बदले भूमि अनुदान देना भी स्टार्ट कर देता है। बदायूं में ये जामा मस्जिद का भी निर्माण कराता है और भारत में सबसे पहले मदरसा और मकबरा का भी निर्माण कराने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। अपने जीते जी इल्तुतमिश ने अपना जो उत्तराधिकारी है वो रजिया सुल्तान को चुन देता है। लेकिन जैसे ही 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो रजिया सुल्तान को गद्दी पर न बैठाकर रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अब शुक्रवार का दिन होता है और शुक्रवार के दिन रजिया सुल्तान पूरे लाल वस्त्र पहनकर जहां पर लोग नमाज करते हैं वो भी नमाज करने जाती है और दिल्ली की जनता के सामने न्याय मांगती है कि असल में जो उत्तराधिकारी दिल्ली सल्तनत का है वो मैं हूं, लेकिन तुर्क सरदारों ने दिल्ली सल्तनत पर किसको राजा बनाकर बैठाया है? तो रुकनुद्दीन फिरोज को। इसके बाद दिल्ली की जनता रजिया सुल्तान के साथ आती है। रजिया सुल्तान के साथ आने के साथ ही रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर आखिरकार रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का शासक बनाई जाती है। यानी पूरे मध्यकालीन और दिल्ली सल्तनत पर बनने वाली पहली जो मुस्लिम महिला शासिका होती है उसका नाम रजिया सुल्तान होता है और इसका जो कार्यकाल होता है 1236 से 1240 तक। जैसे ही वो सम्राट बनती है यानी शासिका बनती है, तुर्क सरदारों का महत्व क्या कर देती है? कम कर देती है। जैसे उनके अंदर जितने भी पावर्स होते हैं वो धीरे धीरे कम कर देती है, जिससे तुर्क सरदार और रजिया सुल्तान के बीच संघर्ष बढ़ने लगता है और जो गैर तुर्क सरदार होते हैं उनको वो महत्व ज्यादा देने लगती है। उसके अलावा ये महिलाओं का कपड़ा ना पहनकर, वेशभूषा में ना आकर वो पुरुषों की तरह कुर्ता टोपी पहनकर बड़े दरबार में आती है। इससे क्या होता है? एक तवर हिंद का शासक होता है, यानी इक्तेदार होता है। तवर हिंद का इक्तेदार होता है जिसका नाम होता है अल्तुनिया। नाम क्या होता है? अल्तुनिया होता है। नाम अल्तुनिया होता है। अब अल्तुनिया इसका विरोध सबसे अधिक करता है। अल्तुनिया इसका विरोध सबसे अधिक करता है। अब इसका विरोध इतना बढ़ जाता है कि रजिया सुल्तान के डायरेक्ट साम्राज्य में वो हस्तक्षेप करने लगता है। अल्तुनिया का एक प्रेमी होता है या बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं, उनका नाम होता है मलिक याकूत। नाम क्या होता है? मलिक याकूत। मलिक याकूत होता है। ये प्रशासनिक सेवा और कार्यभार मलिक याकूत को 1240 में सौंपकर खुद कमांडर बनकर, खुद सेनापति बनकर, खुद लीड करते हुए वो पंजाब के भटिंडा में जाती है। कहाँ जाती है? पंजाब के भटिंडा में जाती है और 1240 में ही पंजाब के भटिंडा में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में रजिया सुल्तान अपने हार देखते हुए वो अल्तुनिया से शादी का प्रस्ताव पेश करती है। इस पर अल्तुनिया भी राजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से भटिंडा से दिल्ली के लिए दोनों रवाना होते हैं, एक का नाम अल्तुनिया है और एक का नाम है रजिया सुल्तान। दोनों जैसे ही वापस दिल्ली आने के लिए जाते हैं, कैथल नामक स्थान पर 1240 में दोनों की हत्या कर दी जाती है। अब जो दिल्ली का कार्यभार संभाल रहा है उसका नाम है मलिक याकूत और ये 1240 में बैठाया जाता है। लेकिन कुछ किताबों के अनुसार बहराम शाह ने मलिक याकूत को 1240 में मार दिया और कुछ किताबें 1242 लिखती है कि 1242 के द्वारा बहराम शाह के द्वारा मलिक याकूत को मार दिया जाता है। इस प्रकार
अब दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश का अगला शासक बनता है वो बहराम शाह बनता है। अब कुछ इतिहासकार रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल है यानी जो शासिका का समय है वो एक प्रकार से फेल समझते हैं। इसके कारण दो है, पहला कि रजिया सुल्तान एक महिला शासिका थी इसीलिए वो फेल हो गई, और दूसरा कि इसने तुर्क सरदारों का महत्व देना कम कर दिया, इसीलिए तुर्क सरदारों ने ही षड्यंत्र रचकर रजिया सुल्तान की क्या करा देते हैं, हत्या करा देते हैं। और इसके बाद जो बहराम शाह बनता है वो तुर्क सरदारों का एक प्रकार सा गुलाम बनता है यानी कठपुतली बनकर रह जाता है। अगला टॉपिक की वीडियो अगले क्लास में मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।